दोस्तों आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं एक छोटी सी स्टोरी के साथ जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज अ इन्वेस्टर। दो दोस्त थे। एक दोस्त गाड़ी खरीदने वाला था और उसको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए वो ये पूछने के लिए एक दूसरे दोस्त के पास चला जाता है जो एक शेयर मार्केट में इन्वेस्टर होता है और उसको जाके बोलता है कि दोस्त मुझे गाड़ी खरीदनी है, जरा बताएंगे कि मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। और बताना शुरू कर देता है कि ये गाड़ी इसलिए अच्छी है, दूसरी गाड़ी इसलिए अच्छी है, तो इनमें से मैं कौन सी गाड़ी चूज करूं। सामने वाला जो दोस्त था वो था एक शेयर मार्केट का इन्वेस्टर और वो उसको बोलता है कि दोस्त तुम एक गाड़ी क्यों खरीद रहे हो, क्यों ना तुम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लो, एक ऐसी कंपनी की ओनरशिप को खरीद लो जो गाड़ियों को बनाती है। क्योंकि उसके दिमाग में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल थे जो उसने अलग अलग जगह पे जाके पढ़े थे कि आज से कुछ साल पहले अगर आपने मारुति सुजुकी की गाड़ी की जगह मारुति सुजुकी के शेयर को खरीदा होता तो शायद आज आपके पास करोड़ों रुपए होते। वैसे ही उसने दूसरा एग्जाम्पल अपने दोस्त को बताया कि क्या तुम्हें पता है कि अगर 2000 के टाइम के अंदर अगर तुमने रॉयल इनफील्ड की जगह पे उस टाइम पे आयशर मोटर्स का शेयर खरीदा होता तो आज तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होते। ये सब सुन के सामने वाला दोस्त कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसको गाड़ी लेनी चाहिए या उसको वो स्टॉक खरीदना चाहिए जो गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद वो दोस्त घर चला जाता है और घर जाके सर्च करना स्टार्ट करता है कि आज के टाइम में अगर उसको कोई भी एक ऐसी कंपनी को बाय करना है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है तो उसको कौन सी कंपनी को बाय करना चाहिए। तो उसको सर्च करते हुए एक ऐसी न्यूज मिलती है कि राकेश झुनझुनवाला ने पिछले कुछ दिनों के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो वो दोस्त बिना दिमाग लगाए हुए सोचता है कि क्यों ना मैं टाटा मोटर्स के स्टॉक को ही बाय कर लूं और ये सोच के वापस आता है अपने इन्वेस्टर दोस्त के पास जो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होता है, जो एक बहुत अच्छा रिसर्च करने के बाद डिसीजन लेता है इन्वेस्टमेंट करने का। और उसको आके बोलता है कि दोस्त मैंने सारा रिसर्च किया कि मुझे गाड़ी की जगह पे कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है। तो उसने बोला कि पिछले कुछ टाइम के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत नीचे है, मैंने मारुति सुजुकी को देखा उसका एक स्टॉक 10,000 से अभी 6-7 हजार के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैंने बाकी कंपनीज को देखा जिनके स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स का भी स्टॉक बहुत नीचे है, लेकिन मैंने ये कहीं ना कहीं पढ़ा कि राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसने आके बोला कि क्यों ना मैं टाटा मोटर्स के स्टॉक को ही बाय कर लूं। तो सामने वाला जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर था उसने इस दोस्त को समझाया कि ठीक है, राकेश झुनझुनवाला ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया होगा क्योंकि राकेश झुनझुनवाला एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। और हर इन्वेस्टर जो इस मार्केट के अंदर आता है सबका एक अपना रिस्क एपिटाइट होता है, सबका एक अपना पोर्टफोलियो होता है और उसके अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके बेस पे तुम्हें कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे तुम्हें अपनी एक रिसर्च करनी चाहिए। और अगर राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो तुम घर जाओ, अपनी रिसर्च करो और पूरी रिसर्च करने के बाद डिसाइड करो कि क्या तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उस दोस्त की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम एक वीडियो लेके आए हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। तो यहां पे हमारा मोटिव एक ही होगा कि उस दोस्त के माइंड में जो जो क्वेश्चंस थे जो उसको आंसर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक, हम इस वीडियो के अंदर टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग उन क्वेश्चंस का आंसर करने का ट्राई करेंगे। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम किसी भी वीडियो में बाइंग एंड सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। आज की वीडियो में टाटा मोटर्स के ऊपर हम जो भी बात करेंगे प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से करेंगे, ताकि वो दोस्त जो गाड़ी खरीदने वाला था अगर उसको टाटा मोटर्स में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो वो हमारी वीडियो देखने के बाद उसके माइंड में कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए, कुछ उसको इनपुट्स मिल जाने चाहिए, ताकि उसके बाद वो अपनी रिसर्च करके डिसाइड कर सके कि क्या उसको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं इन्वेस्टमेंट करना। तो कम टाइम लेते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। तो कम टाइम लेते हुए जल्दी से हम बात करेंगे सबसे पहले टाटा मोटर्स के बिजनेस के बारे में, थोड़ा सा उनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा रिसेंट के बारे में, न्यूज के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर आज के दिन में काफी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं टाटा मोटर्स के अंदर। और वीडियो के एंड में बात करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये 1954 से स्टार्ट होती है जब पहली बार इस कंपनी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एंटर किया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कमर्शियल व्हीकल्स के केस में और इसके बाद 1998 में जाके उन्होंने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अंदर अपना एंट्री किया था। मतलब कि इतने पुराने टाइम से ये कंपनी ऑपरेट करती आ रही है और 1990s में इसके बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जिस टाइम के अंदर इन्होंने अपनी कंपनीज को सेल करने के बारे में भी सोचा था और सेल करने के लिए जो सामने वाली पार्टी थी वो थी फोर्ड। तो फोर्ड ने उस टाइम पे टाटास को बोला था कि अगर आपको बिजनेस रन नहीं करना आता तो आप ये बिजनेस करते क्यों हैं। जिसके बाद टाटा ने ये कंपनी को अपनी को नहीं बेचा था और नॉर्मल तरीके से ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था।
इसके बाद 2008 में कुछ एक ऐसा इंटरेस्टिंग होता है जिसके बारे में हर एनालिस्ट टाटा मोटर्स के बारे में जरूर आपको बताता है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था कंपनी के लिए भी और रतन टाटा के लिए भी। तो फोर्ड मोटर्स जिन्होंने 1990s के अंदर टाटा मोटर्स को बोला था कि उनको अपना बिजनेस नहीं रन करना आता, तो वही कंपनी जिसने 1990s के अंदर टाटा मोटर्स को बोला था कि उनको अपना बिजनेस रन नहीं करना आता, तो 2008 के आसपास उस कंपनी के दो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स थे, जैगवार एंड लैंड रोवर। तो ये दो ब्रांड्स मेनली यूरोप के अंदर ऑपरेट करते थे और ये फोर्ड मोटर्स इनको ऑन करता था, लेकिन फोर्ड मोटर्स इस ब्रांड को ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। तो जब इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा था तो फोर्ड मोटर्स को लगा कि उनको अपना बिजनेस बेच देना चाहिए, और उस टाइम पे उस बिजनेस को किसने खरीदा? टाटा मोटर्स ने खरीदा, जिसको एक टाइम पे फोर्ड ने बोला था कि उनको बिजनेस करना नहीं आता। तो 2008 में ये एक्विजिशन का डील कंप्लीट होता है और उसके बाद ब्रेक्सिट आने के बाद इसके ऊपर एक बुरा असर पड़ता है डिमांड साइड पे। इसके अलावा टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल भी थोड़ा नीचे को आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद टाटा मोटर्स का शेयर लगातार नीचे को आना स्टार्ट होता है। दोस्तों, टाटा मोटर्स का अगर मैं शेयर प्राइस की बात करता हूं तो 2016 के अंदर टाटा मोटर्स का शेयर एक टाइम पे 570 रुपीज से ऊपर टच किया था, लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि इनके बिजनेस में थोड़े से प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गए, बल्कि थोड़े से नहीं काफी प्रॉब्लम्स आए, जिसके बाद इनका शेयर प्राइस लगातार नीचे को आना स्टार्ट हो गया। अगर मैं कोविड सिचुएशन के पीक की बात करता हूं तो उस टाइम से पहले भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी ज्यादा डाउनटर्न चल रहा था, जिसके चलते इसका स्टॉक प्राइस नीचे था, लेकिन उसके बाद कोविड सिचुएशन भी आ गया, जिसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर पे और ज्यादा बुरा असर पड़ा और ऑलमोस्ट 2 महीने के बीच में जीरो सेल्स हुआ किसी भी कंपनी का, जिसके बाद इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 65 और 66 रुपीज को भी टच किया। लेकिन उसके बाद टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि टाटा मोटर्स ने कुछ रिसेंट के टाइम में पैसेंजर सेगमेंट में कुछ ऐसे लॉन्चेस किए जो काफी ज्यादा फेमस हुए और उनका बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग भी किया, और जिसके बाद हमने देखा गया कि टाटा मोटर्स के शेयर के अंदर एक अच्छा रिकवरी हुआ। 66 रुपीज से लेके आज ऑलमोस्ट 130 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। मतलब पिछले कुछ महीनों के अंदर ही इस पर्टिकुलर कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन ये सारी बातें तो हुई इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके शेयर प्राइस के बारे में। अभी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा डिटेल में जानना कि ये कंपनी रिसेंट के टाइम में क्या कर रही है, और रिसेंट के कुछ महीनों के अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के सेल्स के नंबर आए थे वहां पे टाटा मोटर्स ने कैसा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। चलिए जल्दी से उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है सिर्फ पैसेंजर सेगमेंट में नहीं है, इसके अलावा इनका मेजर बिजनेस कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में भी है, और इसके अलावा इनका जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो बहुत तरीके से इंपैक्ट होता है कि जेएलआर ने कैसा सेल्स करके दिया है बाकी कंट्रीज के अंदर। लेकिन वीडियो के पहले पार्ट में मैं मेनली बात करूंगा पैसेंजर सेगमेंट के अंदर की टाटा मोटर्स ने वहां पे रिसेंट के टाइम में कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने बहुत क्लियरली बहुत जगह पे कम्युनिकेट किया है कि वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंडिया के पैसेंजर सेगमेंट के अंदर, और यहां पे इन्होंने रिसेंट के टाइम में बहुत अच्छे लॉन्चेस भी किए थे, जिनके सेल्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम इनके मार्केटिंग कैंपेन को देखते हैं टाटा मोटर्स के, तो अभी तक जो इंडिया में कोई भी गाड़ियां लॉन्च होती थी तो जो उनको मार्केट किया जाता था तो मेनली बोला जाता था कि प्राइस किसका कम है, प्राइस किसका ज्यादा है, इसके अलावा माइलेज के बारे में बात किया जाता था, और सेफ्टी और सिक्योरिटी और एक ऐसा पार्ट था जिसको अभी तक काफी कंपनीज ने इग्नोर किया था, बल्कि उसके ऊपर अच्छी मार्केटिंग नहीं की थी, जिस पार्ट को पकड़ के टाटा ने पिछले कुछ टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना स्टार्ट किया है। तो अगर आपने टाटा मोटर्स की किसी भी गाड़ी का पिछले कुछ टाइम के अंदर एडवर्टीजमेंट देखा होगा तो टाटा सेफ्टी के बारे में जरूर बात करता है और एक परसेप्शन बनाने का ट्राई कर रहा है इंडिया के पैसेंजर सेगमेंट के अंदर कि टाटा की जो गाड़ियां आती हैं मार्केट के अंदर वहां पे सेफ्टी मेजर्स को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो कम टाइम लेते हुए जल्दी से हम बात करते हैं सितंबर 2020 के डेटा की, सेल्स फिगर की, कार सेगमेंट के अंदर कितना सेल्स हुआ, और उनको मैं कंपेयर करने का ट्राई करूंगा सितंबर 2019 के साथ, और यहां से आपको मार्केट शेयर के बारे में भी बहुत क्लियरली पता चल जाएगा और आपको पता चलेगा कि टाटा ने पिछले कुछ टाइम के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट किया है टोटल नंबर ऑफ सेल्स के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सितंबर 2020 और सितंबर 2019 के डेटा का कंपैरिजन है, और यहां पे आपको पता चलेगा कि टोटल यूनिट्स का कितना सेल किया कौन सी कंपनी ने। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि मारुति सुजुकी ने ऑलमोस्ट 1.47 लाख के आसपास की सेल्स की है सितंबर 2020 के अंदर, और सितंबर 19 के कंपैरिजन में यहां पे ऑलमोस्ट 33.9% का इंक्रीमेंट है। हुंडई की बात करते हैं तो उनकी सेल्स में 25% का इंक्रीमेंट है। अब मैं डिटेल में बात करना चाहूंगा टाटा मोटर्स के बारे में। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने सितंबर 2020 के अंदर ऑलमोस्ट 21,200 यूनिट्स को सेल किया। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सितंबर 2019 के साथ, तो उस टाइम पे टाटा का जो टोटल सेल्स फिगर था वो था सिर्फ 8,773।
मतलब कि उसके कंपैरिजन में 141.7% का ग्रोथ है। तो दोस्तों ये नंबर अभी भी बहुत कम है एज कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट, क्योंकि अगर हम पूरी मार्केट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी ने टोटल कार सेगमेंट का 50.5% यूनिट सेल किया था। वहीं पे हुंडई दूसरे नंबर पे रही, जिसका जो मार्केट शेयर था वो 17.2% का रहा। लेकिन तीसरे नंबर पे अभी टाटा मोटर्स आ गई है, जिसका मार्केट शेयर करंटली 7.2% है। यहां पे मैं आपको बता दूं सितंबर 2019 में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर 3.9% था। मतलब किसने मार्केट शेयर को पिछले कुछ टाइम के अंदर इंप्रूव किया है कुछ एक अच्छी गाड़ियों का लॉन्च करके। लेकिन अगर मैं पूरी मार्केट के बारे में बात करता हूं तो अभी भी बहुत बड़ा मार्केट है जिसको मारुति सुजुकी बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेट करती है। दोस्तों मार्केट शेयर के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा टाटा मोटर्स की पैसेंजर सेगमेंट की, वो गाड़ियों की जिनका इन्होंने पिछले कुछ टाइम के अंदर लॉन्च किया था, और बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी की सेल्स में सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। तो जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूं ताकि मैं आपको डिटेल में दिखा सकूं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि टाटा मोटर्स की कौन कौन सी गाड़ियां हैं और उनका कितना सेल्स हुआ है सितंबर 2020 के अंदर। और दोस्तों इन गाड़ियों की सेल्स को मैं ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर 19 के कंपैरिजन में सेल्स कैसे बढ़ा है, और बाद में आपको बताऊंगा कि अगस्त 2020 के कंपैरिजन में सितंबर 2020 के अंदर सेल्स के अंदर कैसा डिफरेंस आया है। तो जैसे कि आप डिटेल में देख सकते हैं टाटा की गाड़ियां जिनका सेल्स किया गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, टियागो, बोल्ट, जेस्ट, एल्ट्रोस, टाइगोर, नेक्सॉन, सफारी, स्टॉर्म, हैरियर एंड हेक्सा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टियागो का। तो टियागो का सितंबर 2019 के अंदर 3068 यूनिट्स का सेलिंग किया गया था, लेकिन सितंबर 2020 के अंदर इस पर्टिकुलर गाड़ी का 6080 यूनिट्स का सेलिंग किया गया है। मतलब कि इसकी यूनिट सेल में ऑलमोस्ट 98% का डेल्टा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद मैं बात करता हूं एल्ट्रोस का। तो एल्ट्रोस को एक साल पहले तक लॉन्च नहीं किया गया था, इसलिए यहां पे सितंबर 2019 का डेटा नहीं है। लेकिन अगर हम सितंबर 20 की बात करते हैं तो इस गाड़ी का ऑलमोस्ट 5952 यूनिट्स को सेल किया गया है। इसके बाद जो मेजर जंप देखा गया है ईयर ऑन ईयर, वो हमें नेक्सन के केस में देखने को मिलता है कि नेक्सन का ऑलमोस्ट 2842 यूनिट्स का सेलिंग किया गया था सितंबर 19 के अंदर, जो भी 6000 से ऊपर चला गया है। मतलब कि यहां पे इनकी सेल्स 111% बढ़ी है एक साल के अंदर। अगर मैं टाइगर की बात करता हूं तो यहां पे इनकी सेल्स 734 यूनिट से बढ़ के ऑलमोस्ट 1400 यूनिट्स तक पहुंच गई है। मतलब कि 91% का डेल्टा हमें देखने को मिलता है। लेकिन हैरियर जो थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में इन्होंने अपनी गाड़ी को लॉन्च किया था, इस गाड़ी के अंदर भी हमें रिसेंट के टाइम में अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी का सेल्स जो सितंबर 19 में था 941 यूनिट्स, वो अभी बढ़ के 1755 यूनिट्स हो गया है। मतलब कि 87% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं मंथ ऑन मंथ की बात करता हूं तो मंथ ऑन मंथ सबसे अच्छा सेल्स का जो इनका डेल्टा देखा गया है वो एल्ट्रोस और इसके अलावा टाइगर के अंदर हमें देखने को मिलता है। एल्ट्रोस का इनका अगस्त 2020 के अंदर 4951 यूनिट्स का सेलिंग किया गया था, लेकिन सितंबर के अंदर ये सेल्स बढ़ के 5952 पे चला गया है। 20% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। टाइगोर के केस में हमें ये इंप्रूवमेंट 38% का देखने को मिलता है। तो यहां पे आप मंथ ऑन मंथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगस्त अगर मैं 2020 की बात करता हूं तो टोटल सेल्स इनका 18,583 यूनिट्स का था, जो अभी करंटली बढ़ के 21,200 हो गया है। मतलब कि मंथ ऑन मंथ भी यहां पे सेल्स के अंदर 14% का इंप्रूवमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स नंबर के अंदर ऑलमोस्ट 162% का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इनकी सेल्स फिगर्स की या इसके अलावा मार्केट शेयर के बारे में। लेकिन क्या आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उनकी गाड़ियों के बारे में तो जरूर सर्च करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, और आपको ये भी समझ में आ गया उस दोस्त को जो खरीदने वाला था गाड़ी को कि टाटा मोटर्स काफी ज्यादा सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रहा है। लेकिन उसके लिए ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाटा, अगर मैं इंडिया की टॉप सेलिंग गाड़ियों की बात करता हूं तो वहां पे टाटा की कौन सी गाड़ी हमें दिखती है और कौन से रैंक पे दिखती है। तो जल्दी से मैं उस दोस्त को दिखाने का ट्राई करता हूं कि इंडिया में टॉप 20 सेलिंग कार्स कौन सी हैं और किसकी कितनी यूनिट्स को सेल किया गया था, और वो टॉप 20 के अंदर टाटा कहां पे अभी रैंक कर रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो गाड़ियां हैं जिनका टॉप 20 वो गाड़ियां जिनका सबसे ज्यादा सेलिंग किया गया पिछले एक महीने के अंदर। तो दोस्तों मारुति की स्विफ्ट सबसे ऊपर है, इसके बाद मारुति की लगातार गाड़ियां आती हैं। अगर मैं टाटा की बात करता हूं तो टाटा की पहली गाड़ी मुझे 17th रैंक पे देखने को मिलती है, और उस गाड़ी का नाम है टियागो। इसके बाद टाटा की नेक्सॉन और इसके बाद टाटा का एल्ट्रोस।
मतलब कि जो टाटा की गाड़ियां हैं जो टॉप 20 के अंदर हमें देखने को मिलती हैं वो 17, 18 और 19 रैंक पे देखने को मिलती हैं। और जिस सेगमेंट को ये गाड़ियां टारगेट कर रही हैं वहां पे इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा है मारुति सुजुकी से, इसके अलावा हुंडई से। तो कैसे ये गाड़ियां 17th रैंक से निकल के टॉप 10 में एंटर करेंगी वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन टाटा काफी अग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर। इन्होंने अपने मार्केटिंग कैंपेन्स आईपीएल के अंदर भी किए थे जहां से थोड़ा सा इनके सेल्स में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन कैसे ये गाड़ियां टॉप 10 के अंदर पहुंचेंगी वो आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक हमने इस कंपनी के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के बारे में और जेएलआर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके अंदर अभी तक सेल्स के बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। इंडिया पूरे के अंदर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं हुई है। जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला था वो सिर्फ पैसेंजर सेगमेंट के अंदर मिला था। तो हमने सोचा कि वो इनपुट देते हैं अपने फ्रेंड को जो सोच रहा था इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। अब उसको हम बताने का ट्राई करते हैं कि क्या फाइनेंशियली कंपनी कैसे परफॉर्म करती है और इस कंपनी के अंदर फाइनेंशियली क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं या क्या क्या प्रॉब्लम है जिसको इस कंपनी को जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा अगर इसको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनना है। तो दोस्तों जब भी टाटा मोटर्स की बात आती है तो इसके डेट लेवल की बात जरूर की जाती है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डेट है जो कि एक बहुत बड़ा डेट का अमाउंट है। लेकिन टाटा का ब्रांड है तो डेट के बारे में बहुत ज्यादा लोग फिक्र नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो कंपनी मान लो कि एक अच्छा प्रॉफिट बना के देती है लेकिन अगर कंपनी के ऊपर डेट लेवल बहुत ज्यादा है तो उसका बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट देने में निकल जाता है जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। वहीं पे अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स पिछले 1-2 क्वार्टर से लगातार लॉस बुक कर रही है और वहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट इनका बहुत बड़ा अमाउंट है जहां पे इनका पैसा निकल जाता है। लेकिन अभी हम रिसेंट की अगर मैं बात करूं 75th एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था इस कंपनी का जहां पे अनाउंसमेंट किया गया था कि ये कंपनी अगले आने वाले 3 साल के अंदर नेट डेट फ्री कंपनी बनना चाहती है। मतलब कि बोला गया है कि ये कंपनी जीरो डेट वाली कंपनी बनना चाहती है। ये काफी एस्पिरेशनल गोल है अगर हम बात करें अगले 3 साल की क्योंकि इनका जो बिजनेस है बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जेएलआर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे हमें कैसी रिकवरी देखने को मिलती है। पैसेंजर सेगमेंट में मान लेते हैं कि अच्छा काम किया है लेकिन वहां पे भी बहुत ज्यादा डेप्थ है जहां पे कंपनी को अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहां पे कैसे इंप्रूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलता है। उसके बाद ये कंपनी का अच्छा प्रॉफिट कर पाएगी। अगर वहां से इनको डेट को जीरो करना है तो कैसे आने वाले टाइम में करेंगे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी चीज हमें सीखने को मिलती है एज ए इन्वेस्टर कि यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि उनको 3 साल में डेट फ्री कंपनी बनना है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या कंपनी का हर अनाउंसमेंट के ऊपर आपको ध्यान से देखना चाहिए कि कंपनी अपना डेट फ्री होने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। तो ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज होगी जिसको आपको बहुत ज्यादा फोकस से देखना चाहिए अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों डेट के बाद मैं बात करना चाहूंगा एक और ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो एज ए इन्वेस्टर अगर आप रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसको थोड़े डिटेल के अंदर जाके देखना चाहिए क्योंकि टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग काफी सारे न्यूज आए थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने काफी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने के बारे में। लेकिन अगर हम इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलता है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का देखने को मिलता है क्योंकि अपने यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके बेस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग यूज करना स्टार्ट कर दें। तो इस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए इंडिया में टाटा पावर्स ने बोला है कि आने वाले टाइम में वो 300 चार्जिंग पॉइंट्स लगाने वाले हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसके बाद टाटा अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में लॉन्च कर सकता है। तो जिसके बाद टाटा के पास अपनी गाड़ियां होंगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियां को मैन्युफैक्चर कर सकता है और इनकी एक दूसरी सिस्टर कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है ताकि वो गाड़ियों का इंडिया में एक अच्छा पेनिट्रेशन हो सके। तो इस साइनर्जी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए ताकि ये भी आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प कर सके। दोस्तों इसके बाद वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं बात करना चाहूंगा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में क्योंकि यहां से भी मुझे एक अच्छा इंसाइट देखने को मिलता है जो उस दोस्त के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा था या उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंपनी की ओनरशिप कौन सी कंपनी के पास कितनी है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ओनरशिप इस कंपनी की इनके प्रमोटर्स के पास है जिसका परसेंटेज है 42.39%। इसके बाद अगर मैं FIIs की बात करता हूं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो उनके पास इस कंपनी का 15.84% का स्टेक है। इसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसके अंदर आपके म्यूचुअल फंड भी आ जाते हैं तो उनके पास इस कंपनी का 13.06% का स्टेक है और पब्लिक के पास इस कंपनी का 28.55% का स्टेक है।
लेकिन दोस्तों यहां से इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल के आती है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा कि मान लो कि अगर किसी कंपनी का ओनर ही उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या वो पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा? आप इसके बारे में थोड़ा खुद से भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं तो जब भी किसी कंपनी के प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स को खरीदते हैं तो उसको एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पैरामीटर माना जाता है। लेकिन सिर्फ वो पैरामीटर कभी भी इन्वेस्टमेंट करने में इकलौता पैरामीटर्स नहीं हो सकता, लेकिन हाँ रिसर्च के अंदर इसको एक इनपुट की तरह आपको लेना चाहिए। यहां पे अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करता हूं तो जून 2018 के अंदर प्रमोटर्स के पास सिर्फ 36.37% का स्टेक था, जो अभी करंटली बढ़ के 42.39% हो गया है। मतलब कि 4% से के आसपास का ऐसा शेयर होल्डिंग है, ऐसे स्टॉक्स हैं जो प्रमोटर ने खुद इस कंपनी के खरीदे हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसका ध्यान रख के आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये तो सारी इंफॉर्मेशन थी रिसर्च करने के लिए, ताकि वो दोस्त जो गाड़ी खरीदने के बारे में अपने दूसरे दोस्त से पूछने को आया था, अब वो इस सारी पॉइंट्स का ध्यान में रखे एक अच्छी रिसर्च कर सकता है। और रिसर्च करने के बाद वो खुद ही डिसाइड कर पाएगा कि क्या उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सामने वाले दोस्त ने उसको ये भी समझाया कि अगर आपको गाड़ी खरीदनी थी तो आपने जो पूरा पैसा है आपको कभी भी एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप 3-4 कंपनीज को चूज करें, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर एक साइकिल होता है। वो बिजनेस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। और ऑटो काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था, हो सकता है कि यहां पे आपको एक अच्छी रिटर्न मिल जाए अगर आप एक अच्छी कंपनी चूज करेंगे तो। लेकिन एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक बिजनेस नीचे जाएगा तो दूसरा बिजनेस ऊपर जा सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान देके जब आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपके लॉस करने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये सब बताने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि वो दोस्त जो गाड़ी की जगह पे स्टॉक खरीदने के बारे में उसने मन बना लिया था, वो ये इस वीडियो को देख एक अच्छा इनपुट सोचेगा और इनपुट लेने के बाद एक अच्छी अपनी रिसर्च करेगा। और रिसर्च करने के बाद उस दोस्त को वापस आके बताएगा कि उसको ये स्टॉक को क्यों बाय करना है या कि स्टॉक को बाय क्यों नहीं करना। और वो ये सारा डिसीजन लेगा अपने रिस्क एपेटाइट के बेस पे, अपनी रिसर्च के बेस पे, ना कि किसी एक ऐसे डिसीजन के बेस पे जो पता नहीं वो इन्वेस्टर के लिए कितना सही है या कितना गलत है। तो मैं आपको सिर्फ यहां से यही समझाना चाहता था स्टोरी के वे से कि हमेशा अपनी एक अच्छी रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड करें कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन राकेश झुनझुनवाला के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो उनकी टाटा के अंदर ये तीसरी इन्वेस्टमेंट है। पहली थी उनकी टाइटन के अंदर, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। इसके बाद उन्होंने इंडियन होटल्स के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। और उसके बाद टाटा मोटर्स टाटा सेगमेंट की तीसरी कंपनी है जिसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सिर्फ एक फैक्ट है जो आपकी रिसर्च के अंदर एक इनपुट की तरह काम कर सकता है। लेकिन अपनी अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी रिटर्न बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आने वाले टाइम में हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए और आपको क्या लगता है कि हमें टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।